हेलो एवरीवन, मैं वर्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग सिलेक्शन वाली महत्वपूर्ण प्रश्नावली को हल कर रहे हैं व्याख्या सहित, और लगभग हम लोगों की क्लासेज हो चुकी हैं। 26 क्लासेज जो है दोस्तों हो चुकी हैं। आई होप दोस्तों वो सारी वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। जो लोग भी इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, आप लोग वो वीडियो जाके ज़रूर देख लें, क्योंकि हिंदी साहित्य से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं वो सब आप लोग के लिए वो सब वीडियो में जो है डाली हूँ, तो आप लोग वो ज़रूर देख लीजिएगा। आज की भी जितने भी प्रश्न आप लोग देखेंगे सब मैंने छाँट के बहुत ही अच्छे सेलेक्टेड प्रश्न ही लिए हैं। तो देखते हैं हम लोग प्रश्नों की तरफ अपने बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? पहला ऑप्शन है सत्यवती कथा। ठीक है, ये सब सारी जो है रचनाएं हैं बहुत ही महत्वपूर्ण सूफी प्रेमाख्यानक जो है काव्यधारा, उसकी ये चारों रचनाएं हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है सत्यवती कथा, दूसरा है चंदायन, तीसरा है मृगावती, और दोस्तों चौथा ऑप्शन है हंसावली। तो जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं वो प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना मृगावती को मानते हैं। ठीक है, मृगावती किसकी रचना है ये भी आप लोग देख लीजिए। ये है कुतुबन की रचना। ठीक है, कुतुबन की रचना है और इसका प्रकाशन वर्ष 1501। ठीक है, कहीं कहीं 1503 भी देखने को मिल जाता है, तो आप लोग दोनों ही मान के चलिए। ठीक है, और ये जो चंदायन है, चंदायन किसकी रचना है? ये मुल्ला दाऊद की रचना है। ठीक है, और हंसावली जो है असायत की रचना है। सत्यवती कथा ईश्वर दास की रचना है। ठीक है, तो ये सब जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सूफी प्रेमाख्यान काव्यधारा की रचनाएं हैं। तो ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि भक्तिकालीन किस काव्यधारा में परमात्मा को स्त्री, ठीक है, परमात्मा को स्त्री तथा आत्मा को पुरुष, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये एमपी के ये जो प्रश्न है मैं बता दूँ कहाँ से मैंने लिया है। ये मध्य प्रदेश के उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती की परीक्षा जो हुई थी 2018 में, उसमें ये प्रश्न पूछा गया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड प्रश्न है। तो ये देखिए, जितने भी आप काव्यधारा देख रहे हैं ये सब भक्तिकालीन जो है कालखंड उसके अंतर्गत है। अगर आप लोगों ने विशेषताएं पढ़ी होंगी अच्छे से सबकी, तो ये प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो प्रश्न है कि भक्तिकालीन किस काव्यधारा में परमात्मा को स्त्री तथा आत्मा को पुरुष रूप में चित्रित किया गया है? पहला ऑप्शन है राम भक्ति काव्यधारा, दूसरा है सूफी काव्यधारा, तीसरा है कृष्ण भक्ति काव्यधारा, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों ज्ञानाश्रयी काव्य धारा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूफी काव्य धारा। ठीक है, भक्तिकालीन सूफी काव्य धारा में परमात्मा को स्त्री तथा आत्मा को पुरुष रूप में जो है चित्रित किया गया है। ठीक है, ये जो है आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि विनय पत्रिका किस भक्ति काव्य परंपरा की रचना है? विनय पत्रिका, तो पहला ऑप्शन है दोस्तों, पहला ऑप्शन है कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा, दूसरा है राम भक्ति काव्य परंपरा, तीसरा है निर्गुण काव्य परंपरा, चौथा ऑप्शन है शिव भक्ति काव्य परंपरा। तो ये जो विनय पत्रिका है यह जो है राम भक्ति काव्य परंपरा की रचना है। किसका है? यह तुलसीदास जी का है। ठीक है, और किस भाषा में रचा गया है ये आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। विनय पत्रिका किस भाषा में रचित ये काव्य है? ठीक है, पूछा जाता है विनय पत्रिका का ये भाषा से संबंधित प्रश्न। अगला प्रश्न है कि जिस प्रकार स्वामी रामानंद जी ने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया, उसी प्रकार किस आचार्य ने कृष्ण को लेकर जनता को रसमग्न किया है? ठीक है, क्या है प्रश्न कि जिस प्रकार स्वामी रामानंद जी ने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया, उसी प्रकार किस आचार्य ने कृष्ण को लेकर जनता को रसमग्न किया है? तो अच्छा प्रश्न है यह।
पहला ऑप्शन है मध्वाचार्य जी, और दूसरा है रामानुज, तीसरा है दोस्तों वल्लभाचार्य, चौथा ऑप्शन है शंकराचार्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य। ठीक है, वल्लभाचार्य। जिस प्रकार जो है स्वामी रामानंद जी ने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया, उसी प्रकार वल्लभाचार्य जी ने कृष्ण को लेकर जनता को रसमग्न किया। वल्लभाचार्य जी की कुछ रचित हम लोग ग्रंथ भी देख लेते हैं, जैसे कि इनका बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है दोस्तों वल्लभाचार्य जी का। मैं बोल रही हूँ तो आप लोग सुनते रहिएगा और हो सके तो नोट डाउन भी करिए। पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा भाष्य या आड़ू भाष्य। ठीक है, फिर है तत्वदीप। ठीक है, और इनका जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ हैं, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के कवि नहीं है। परंपरागत प्रश्न है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है इसमें। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। तो इसमें पूछा है कि अष्टछाप के कवि कौन नहीं है। देखिए, दो ही लोगों के हैं, वल्लभाचार्य जी के शिष्य, विट्ठल नाथ के शिष्य। ठीक है, चार इनके हैं, चार विट्ठल नाथ जी के हैं। तो ये जो है आठों जो है अष्टछाप के कवि कहलाते हैं। तो अब इसमें आप लोग को अगर याद होगा वल्लभाचार्य जी के चार शिष्य के और विट्ठल नाथ के चारों शिष्य के नाम, तो आप लोग ये आराम से कर लेंगे। तो पहला ऑप्शन है वैदास जी, दूसरा है सूरदास, तीसरा है परमानंद दास, चौथा ऑप्शन है कुंभन दास। तो अष्टछाप के जो कवि हैं सूरदास जी भी हैं, कुंभन दास जी भी हैं, परमानंद दास जी भी हैं। तो रैदास जी नहीं है। इस प्रकार से ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो और एक बात मैं फिर से बता दे रही हूँ, जब अष्टछाप आया ही है तो अष्टछाप की स्थापना किसने की है, वह की है विट्ठल नाथ जी ने। ठीक है, विट्ठल नाथ जी ने अष्टछाप की स्थापना 1500 जो है 65 ईस्वी में की है। ठीक है, और चार अपने पिता वल्लभाचार्य के शिष्य को मिलाकर इन्होंने किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि देव माने जाते हैं, देव कवि हैं ये जो है माने जाते हैं। पहला ऑप्शन है रसवादी आचार्य, दूसरा है अलंकारवादी आचार्य, तीसरा है रीतिवादी आचार्य और चौथा है वक्रोक्तिवादी आचार्य। तो जो देव हैं वो जो है रसवादी आचार्य माने जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इनका वास्तविक नाम भी मैं बता दूं आप लोग को, इनका वास्तविक नाम देवदत्त है। ठीक है, देवदत्त है और पूछा भी गया है। और इनके जो है कुल 72 ग्रंथ हैं। इनके जितने भी, वैसे 72 तो याद नहीं हो पाएंगे, लेकिन जो कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं वो आप लोग पूरे के पूरे याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो अब अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं हम लोग कि रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में इनमें से किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या है, रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ जो कि 1929 ईस्वी में प्रकाशित थी, पता ही होगा आप लोग को, इनमें से किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है। ठीक है, पहला ऑप्शन है भूषण, दूसरा है सुदन, तीसरा ऑप्शन है लाल कवि और चौथा है रहीम। तो रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में कवि भूषण को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है। ठीक है, भूषण जी की जो है रचनाएं हैं 3 प्रमुख, शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। फिर से रिवाइज कर दूं, शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक भूषण की रचनाएं हैं। क्लियर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कवियों के साथ उनकी कृतियों को सुमेलित कीजिए। ठीक है, ये देखिए रीतिकाल का जो प्रश्न है, यह रीतिकाल के सारे कवि हैं, तो नाम से ही स्पष्ट आप लोग को हो ही जाएगा, चिंतामणि, मतीराम, भूषण, बोधा। ठीक है, ये है। और इस साइड जो है, जो ये रोमन संख्या में दिया हुआ है 1 2 3 4, ये जो है इनकी रचनाएं हैं, तो हमें जो है ये मिलाना है। ठीक है, पहले चिंतामणि कवि है पहले रीतिकालीन जो है कवि है चिंतामणि। ठीक है, तो चिंतामणि की जो रचना है दोस्तों वो हो जाएगी कवि कुल कल्पतरु। ठीक है, ये देखिए 5वें वाले ऑप्शन पे है, थोड़ा सा ऊपर कर दे रही हूँ मैं तो दिखेगा। चिंतामणि की रचना है कवि कुल कल्पतरु
और फिर मतीराम की रचना देखते हैं। मतीराम की रचना हो जाएगी वृत्त कौमुदी। फिर उसके बाद भूषण, भूषण की रचना देखिए, मैंने बताया था अभी आप लोग को 3, उसमें से देखिए कि है छत्रसाल दशक। और बोधा, बोधा की रचना हो जाएगा विरह वारिस, ठीक है, विरह वारिस। और ये तो चारों हो ही गए, अब बचा कौन, काव्य मंजरी। तो काव्य मंजरी भी मैं बता दूं, ये रचना है पदुमन दास जी की, ठीक है, पदुमन दास, ठीक है। ये चारों जो है जितने रचनाकार हैं, चिंतामणि, मतीराम, भूषण, बोधा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनकी रचनाएं भी जो दी हुई हैं ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, यह प्रकृति चित्रण किस महाकाव्य से है। ये पंक्ति बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है प्रिय प्रवास, दूसरा है उर्वशी और तीसरा है साकेत, चौथा ऑप्शन है कामायनी। तो ये जो पंक्ति दी गई है इसमें पूछा गया है कि यह प्रकृति चित्रण किस महाकाव्य से लिया गया है। तो पहला ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा प्रिय प्रवास, ठीक है, प्रिय प्रवास महाकाव्य से लिया गया है। और ये जो प्रिय प्रवास है महाकाव्य, ये किसका है, ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का, ठीक है, ये जो है हरिऔध जी का है। और हरिऔध जी ने दोस्तों 3 प्रबंध काव्य लिखे हैं। एक तो ये है ही प्रिय प्रवास, दूसरा पारिजात है, फिर जो है तीसरा है वैदेही वनवास। और प्रिय प्रवास जो ये रचना है ना, इसे बहुत ही प्रश्न बनते हैं क्योंकि इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। जैसे प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, और प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम ब्रजांगना विलाप था। तो ये सब जो है कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड हैं जो कि आप लोग याद रखिएगा। प्रिय प्रवास जैसे रचना हुई, साकेत रचना हुई, कामायनी, ये सब ना बहुत ही महत्वपूर्ण है रचना। अगला प्रश्न है कि अरविंद दर्शन से बहुत ही प्रभावित थे। पहला ऑप्शन हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, दूसरा है दोस्तों जयशंकर प्रसाद, तीसरा है सुमित्रानंदन वन, चौथा है महादेवी वर्मा। तो अरविंद दर्शन से बहुत ही प्रभावित कौन थे, सुमित्रानंदन पंत जी थे, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी कुंवर नारायण जी की रचना लिखी गई है। पहला ऑप्शन है पारो, दूसरा है मेरे साक्षात्कार, ठीक है, तीसरा है प्रश्न बात की बात, चौथा है इमरतिया। तो जो कुंवर नारायण जी की लिखी रचना है वह है मेरे साक्षात्कार, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। मेरे साक्षात्कार कुंवर नारायण जी की लिखी रचना है। और बाकी जो पारो रचना और इमरतिया दिया है ना, ये नागार्जुन का है। किसका है, नागार्जुन का। अगला प्रश्न है, और हाँ एक रचना और थी ना इसमें, हाँ बात की बात, ये भी आप लोग रचना देख लीजिए। ये है शिवमंगल सिंह सुमन जी का। हाँ ये बात की बात रचना शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हिंदी में अकविता का प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो देखते हैं। पहला ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त जी को, दूसरा है जयशंकर प्रसाद जी को, तीसरा है जगदीश चतुर्वेदी और चौथा ऑप्शन है अज्ञेय जी को। तो हिंदी में एक अकविता का प्रवर्तक जो है जगदीश चतुर्वेदी जी को माना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि संशय की एक रात के लेखक कौन है। संशय की एक रात के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है मुक्तिबोध, दूसरा है श्रीकांत वर्मा, तीसरा है धूमि, चौथा ऑप्शन है नरेश मेहता। तो जो ये संशय की एक रात है इसके लेखक है नरेश मेहता, ठीक है। इम्पोर्टेंट यह प्रश्न है, काफ़ी बार पूछा जाता है, ठीक है। और समय देवता एक करके है लंबी कविता, ये भी नरेश मेहता जी की है। समय देवता, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। संशय की एक रात तथा समय देवता जो कि लंबी कविता है, नरेश मेहता द्वारा रचित काव्य कृति है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित नाट्य रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए, ठीक है। तो
पहले वाले ऑप्शन से देखते हैं। अब इसमें हम लोग को प्रकाशन वर्ष पता होना चाहिए, तभी हम लोग जो है इसका सही अनुक्रम लगा पाएंगे। तो अंधेर नगरी जो नाटक है वह है किसका, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। इसका प्रकाशन वर्ष पहले लिखते हैं 1881, ठीक है। ध्रुव स्वामिनी किसका है, यह है जयशंकर प्रसाद जी का नाटक। ये 1933 ईस्वी में प्रकाशित रचना है। और तीसरा है रक्षाबंधन, यह जो है हरे कृष्ण प्रेमी जी का रचना है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1934, ठीक है। फिर अगला है दोस्तों नहुस का प्रकाशन वर्ष है 1859 ईस्वी। और ये किसका है, ये गोपाल चंद्र गिरधर दास है नाटककार, उनका है, ठीक है। तो ये चारों रचनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग इसको क्रम से मिलाते हैं। तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, 1859 वाला नहुस, ठीक है। फिर दूसरा अंधेर नगरी, फिर ध्रुव स्वामिनी, फिर रक्षाबंधन। तो इस प्रकार से बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि आधे अधूरे नाटक के प्रमुख स्त्री पात्र का नाम क्या है। आधे अधूरे नाटक के प्रमुख स्त्री पात्र का नाम क्या है। पहला ऑप्शन है मालती, दूसरा है जया, तीसरा है सावित्री, चौथा ऑप्शन है अलका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सावित्री, ठीक है। आधे अधूरे नाटक के प्रमुख स्त्री पात्र का नाम सावित्री है। और यह नाटक है किसका, यह नाटक है मोहन राकेश का, ठीक है। मोहन राकेश का है, जो कि यथार्थवादी नाटक है। और ये मतलब इसमें जो है मतलब स्त्री पुरुष संबंध एवं कुंठा को दर्शाने का जो है एक सार्थक प्रयास किया गया है इस नाटक में। तो आज के लिए इतना ही प्रश्न दोस्तों। प्रश्न कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और कोई डाउट होगा आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आप लोग का कमेंट मैं पढ़ती हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। क्लासेस कैसी लगी दोस्तों, अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।